हम डिस्कस कर रहे हैं हीट ट्रांसफर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंडक्शन। कंडक्शन जो है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू कॉलिजन्स। आज हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन जो है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट दैट ऑकर्स इन फ्लूइड्स ओनली। फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकता है, यानी कि लिक्विड और गैसेस। नेचुरल कन्वेक्शन करंट के लिए ग्रेविटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जिस पार्ट को गर्म करते हैं लिक्विड या गैसेस, वहाँ एक्सपेंशन होता है, वहाँ का डेंसिटी कम जाता है। अपथ्रस्ट के चलते वो पार्ट, वहाँ का पार्टिकल्स ऊपर राइज करने लगता है। तो सराउंडिंग में जो कूलर फ्लूइड है वो उस जगह ऑक्यूपाई करने लगता है। Hotter fluid become less dense, goes up, or in the surrounding fluid which is more dense occupies its place. You have a convection current where the warm liquid or gas goes up and surrounding fluid comes and takes its place. एक convection current setup होता है। ऐसा कन्वेक्शन करंट आपका जो घर में फ्रिज है वहाँ पर भी होता है। फ्रीजर जो है ऊपर में रहता है, वहाँ जो आपका सराउंडिंग एयर है, फ्रीजर के सराउंडिंग एयर, वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होने से उसका डेंसिटी ज़्यादा जाता है, वो नीचे आने लगता है। वो जब नीचे आने लगता है वहाँ खाली हो जाता है, तो जो सराउंडिंग एयर है वो उसकी जगह ऑक्यूपाई करने लगता है। तो ये जस्ट उल्टा है, कोल्ड वाला नीचे आ रहा, सराउंडिंग वाला ऊपर जा रहा। जब आप बर्तन में पानी रख के गर्म करते हैं ये उल्टा होता है। यहाँ पर आप गर्म कर रहे हैं तो गर्म वाला ऊपर जा रहा है, सराउंडिंग वाला नीचे आ रहा है। ये सब नेचुरल फ्लो है जो कि ग्रेविटी के चलते होता है। लेकिन हम फोर्स्ड कन्वेक्शन भी ला सकते हैं। घर में अगर आपकी माँ चूल्हा जला रही है, पुराना टाइप चूल्हा, तो लकड़ी से जो जलता है, तो आप देखते होंगे फूंक रहे हैं तो यू ब्लो एयर। ये फोर्स्ड कन्वेक्शन है। या फिर हमारा हार्ट जो कि पंप करता है ब्लड को सभी पार्ट में, ब्लड कैरी करता है हीट एंड हमारा पूरा बॉडी में टेम्परेचर जो है मेंटेन करता है। कन्वेक्शन का क्वांटिटेटिव एनालिसिस कोर्स में नहीं है, इसलिए इसको यहाँ रोक देते हैं। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, रेडिएशन। रेडिएशन जो है एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम ऑल सरफेस अबव 0 केल्विन। कोई भी आप एक सरफेस ले लीजिए, कोई भी सरफेस, कोई भी टेम्परेचर। ये जो है कोई भी सरफेस कोई भी टेम्परेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है। ये जो एमिशन है, एमिशन इन द फॉर्म ऑफ, एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसी को हम रेडिएशन कहते हैं। तो कोई भी सरफेस कोई भी टेम्परेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है, इसे हम रेडिएशन कहते हैं। बिकॉज सभी एमिट कर रहे हैं तो सराउंडिंग से जो एमिशन हो रहा है वो सरफेस के ऊपर गिर रहा होगा, और सरफेस के ऊपर जो गिर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि सराउंडिंग ऑब्जेक्ट से एमिट कर रहे हैं, इसका एक पार्ट ऑफ एनर्जी, एक पार्ट ऑफ एनर्जी अगर क्यू गिर रहा है तो इसका एक पार्ट ऑफ रेडिएंट एनर्जी जो है सरफेस एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब एट एनी टाइम सरफेस एमिट कर रहा है और सरफेस ए पार्ट ऑफ द एनर्जी जो कि उसके ऊपर इंसिडेंट हुआ है, पार्ट ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। एट एनी टाइम इट इज एमिटिंग, इट इज एब्जॉर्बिंग। अगर एमिशन ज्यादा हुआ तो बॉडी इज लूजिंग एनर्जी, उसका टेम्परेचर कमने लगेगा। अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ, बॉडी इज गेनिंग एनर्जी, उसका टेम्परेचर राइज होगा। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि जितना वो एमिट कर रहा है उतना वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो रेडिएंट एनर्जी जो सरफेस पे गिरता है क्यू, उसका पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, पार्टली ट्रांसमिट हो जाता है और पार्टली एब्जॉर्ब होता है। अगर हम Q से डिवाइड कर देते हैं, ये जो है रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस
बाय रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग पावर। ये जो है रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटिंग पावर। लास्ट वाला रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सरफेस टू रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस, ये जो है एब्जॉर्प्टिव पावर है। सो अगर ये 1 हो जाता है, रिफ्लेक्टिंग पावर 1 हो जाता है, इसका मतलब ये दोनों 0 है, तो सरफेस को परफेक्ट रिफ्लेक्टर बोलते हैं। हालांकि परफेक्ट रिफ्लेक्टर कोई होता नहीं है, आप मिरर अगर ले लेंगे मे बी मोर देन 90% रिफ्लेक्ट करता होगा, लेकिन परफेक्ट जो 100% रिफ्लेक्टर जो है एक आइडियल केस है, होता नहीं। इसी तरह अगर पूरा एनर्जी ट्रांसमिट कर देता है, जितना भी हम रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट किए पूरा को अगर ट्रांसमिट कर देते हैं तो ये परफेक्ट ट्रांसमीटर है। और इसी तरह जो रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट है उसको अगर पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है तो परफेक्ट एब्जॉर्बर है। और परफेक्ट एब्जॉर्बर को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी जो है जितना एनर्जी इंसिडेंट हुआ पूरा एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सो सरफेस अगर पूरा रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर है, उसको हम ब्लैक बॉडी भी कहते हैं। सो जैसे कि हमने देखा कोई ये सब आइडियल केसेस है, पर 100% रिफ्लेक्शन, 100% ट्रांसमिशन एंड 100% एब्जॉर्प्शन कोई होता नहीं। इसी तरह परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी कोई होता नहीं है। लैम्प ब्लैक जो है वो 96 to 98% एब्जॉर्ब करता है। सो कोई भी सरफेस एट एनी टेम्परेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट कर रहा है, ऑल्सो एट द सेम टाइम पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो उसके ऊपर गिर रहे हैं उसका एक पार्ट वो एब्जॉर्ब कर रहा है। सो एब्जॉर्प्टिव पावर जो होता है, एब्जॉर्प्टिव पावर जो होता है वो रेशियो होता है। एब्जॉर्प्टिव पावर जो होता है रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? आपका रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट, रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस। याद रखिए ये सब सरफेस फेनोमेना है, हम सिर्फ सरफेस की बात कर रहे हैं। सो एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए सरफेस जो होता है ये जो है रेशियो है रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सरफेस, रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस टू रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस। सो ये एब्जॉर्प्टिव पावर है। ब्लैक बॉडी अगर लेंगे, जैसे बाय डेफिनेशन ब्लैक बॉडी मतलब पूरा एब्जॉर्ब करता है, सो ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर जो है 1 हो जाएगा। और अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टर है तो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है एमिसिव पावर। सो एमिसिव पावर जो होता है ये हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, इसको कहते हैं एमिसिव पावर। सो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? 2 चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। सरफेस का टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा एमिट करेगा, तो एक डिपेंड करेगा सरफेस का टेम्परेचर के ऊपर। दूसरा नेचर ऑफ सरफेस, सरफेस किस तरह से है, सरफेस ब्लैक है या वाइट है, कलर, अगर ब्लैक कलर है तो ज़्यादा एमिट करेगा, सेम टेम्परेचर में ब्लैक कलर है तो ज़्यादा एमिट करेगा। ऑल्सो द रफनेस, सरफेस रफ है या स्मूथ है, सेम टेम्परेचर में रफ सरफेस ज़्यादा एमिट करेगा। सो एमिसिव पावर दैट इज हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बाय ए सरफेस, जो है टेम्परेचर ऑफ सरफेस एंड नेचर ऑफ सरफेस, ये 2 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमने डिस्कस किया एमिसिव पावर दैट इज हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बाय ए सरफेस, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक सिंगल वेवलेंथ पे नहीं होते हैं। कोई भी टेम्परेचर में अगर आप ले लेंगे तो जो एनर्जी जो है कई वेवलेंथ्स में स्प्रेड रहते हैं, कई सारा वेवलेंथ्स में स्प्रेड रहते हैं। तो किसी गिवन वेवलेंथ में, किसी गिवन वेवलेंथ का अगर आपको एमिसिव पावर चाहिए जिसको हम स्पेक्ट्रल रेडियंसी बोलते हैं, तो एक छोटा सा विड्थ ले लीजिए, से लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। तो इस विड्थ में
इस विड्थ में कितना एनर्जी एमिट होता है? एनर्जी एमिटेड इन द बैंडविड्थ वेवलेंथ बैंडविड्थ लैम्डा 2 लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। सो इस बैंडविड्थ में लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा बैंडविड्थ में कितना एनर्जी एमिट हुआ पर यूनिट एरिया पर सेकेंड डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, इसको बोलते हैं एमिसिव पावर ऑफ दिस गिवन वेवलेंथ या फिर स्पेक्ट्रल रेडियंस ही बोलते हैं। सो दिस इज द एनर्जी emitted in this width lambda 2 lambda plus delta lambda। so total एनर्जी आपको अगर चाहिए पर यूनिट एरिया तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ये टोटल एमिसिव पावर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का लिमिट्स क्या लेंगे? बिकॉज वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ है, सो हम इंटीग्रेशन का लिमिट्स 0 से लेकर इंफिनिटी तक लेंगे। ये होगा एमिसिव पावर, दैट इज हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। नेक्स्ट जो टर्म है वो है एमिसिविटी। ये जो है रेशियो है, किस किस का रेशियो है? एमिसिव पावर ऑफ ए सरफेस बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। सो डिनोमिनेटर जो है एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है, और ये जो है जिस सरफेस का आपको एमिसिविटी निकालना है वहां पर लेंगे एमिसिव पावर ऑफ ए सरफेस। तो एमिसिव पावर जो है दो चीज पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ सरफेस। सो हमको टेम्परेचर सेम लेना है, एमिसिव पावर ऑफ ए सरफेस बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर में हमको लेना है। सो जाहिर है कि ब्लैक बॉडी का एमिसिविटी 1 होगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, आप कंपेयर ब्लैक बॉडी से ही कर रहे हैं, तो ब्लैक बॉडी का एमिसिविटी 1 होगा। सो जैसे कि थोड़ा देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, सो एमिसिव पावर दैट इज द हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ये वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो किसी भी वेवलेंथ का अगर आपको चाहिए एमिसिव पावर, उसके नेबरहुड में एक छोटा सा विड्थ ले लीजिए डेल्टा लैम्डा, उस डेल्टा लैम्डा में कितना एनर्जी एमिट होता है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, डिवाइड कर दीजिए विड्थ से, डेल्टा लैम्डा से। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका एमिसिव पावर ऑफ ए वेवलेंथ अगेंस्ट वेवलेंथ, यानी कि स्पेक्ट्रल रेडियंस अगेंस्ट वेवलेंथ। सो ग्राफ जो है से टेम्परेचर T1, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1, ग्राफ कुछ ऐसा आता है, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स जिसमें एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के साथ से टेम्परेचर T1 है, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के जो है मैक्सिमम एमिसिव पावर है, यानी कि इस वेवलेंथ जो है मैक्सिमम एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जाहिर है एनर्जी बढ़ेगा, जाहिर है कि सभी वेवलेंथ के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड है बढ़ेगा। तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा होगा, एक हायर टेम्परेचर, लेकिन जो बढ़ा है सबका सेम नहीं बढ़ेगा। एनर्जी ऑफ फोटोन आपको मालूम होगा hc बाई लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ जितना छोटा होता है एनर्जी उतना ज्यादा होता है। सो आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सभी वेवलेंथ के साथ जो एनर्जी जुड़ा हुआ है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड वो बढ़ रहा है, लेकिन छोटा वेवलेंथ का ज्यादा बढ़ रहा है। और जिस वेवलेंथ का जो मैक्सिमम एमिसिव पावर है वो शिफ्ट हो रहा है, वो कम रहा है, पहले यहां था अब ये यहां पर। और हायर टेम्परेचर ले लीजिए T3, तो अब जो वेवलेंथ जिसके साथ मैक्सिमम एमिसिव पावर है ये इधर है। सो वेवलेंथ जिसके साथ मैक्सिमम एमिसिव पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, यानी कि लैम्डा m इंटू टी जो है ये कांस्टेंट है। और ये जो इक्वेशन है ये जो लॉ है ये विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, और ये कांस्टेंट का वैल्यू है
0.0029 लैम्डा यानी कि मीटर टेम्परेचर केल्विन, 0.0029 मीटर केल्विन। सो लैम्डा इंटू टी कॉन्स्टेंट है, मतलब ये रेक्टेंगुलर, ये कर्व जो है, पिक को अगर मैं ज्वाइन करूं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, एमिसिव पावर ऑफ हर वेवलेंथ बढ़ रहा है, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ का ज्यादा बढ़ रहा है। ये सपोज 500 या 700 डिग्री है। ये जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें एक छोटा सा रीजन जो होता है, जिसको हमारा आई सेंसिटिव है, जिस रीजन को हमारा आई जो है रेस्पॉन्ड करता है, एक छोटा सा रीजन है जिसको हम वायलेट से लेकर रेड तक लेते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट से 500-700 केल्विन में है, तो कोई भी वेवलेंथ विजिबल रीजन से नहीं है। अगर हाई भी तो इतना कम है कि उसका इंटेंसिटी इतना कम होता है कि हमारा आई जो है डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो ऑब्जेक्ट को हम देखते कैसे हैं? रिफ्लेक्शन से। वहाँ से लाइट आ रहा, हिट कर रहा, हिट करके ये आपके आँख पे हिट कर रहा, आप देख रहे हैं। सो यू सी द ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो बॉडी जो है नॉन लुमिनियस है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, से अराउंड 1500 डिग्री केल्विन, 1500 केल्विन में, सो बॉडी खुद अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विजिबल रीजन से छोड़ने लगता है। ऐसे तो हर टेम्परेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट हो रहा है, लेकिन वो लुमिनियस तब होगा अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विजिबल रीजन का हो। तो अबाउट 1500 केल्विन में विजिबल रीजन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आने लगते हैं, और पहले रेड कलर आने लगते हैं। सो अराउंड 1500 डिग्री में बॉडी तो लुमिनियस होता है, लेकिन रेड इन कलर होता है। और जैसा टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं, से 3000, 3500, ऑल कलर्स आने लगता है। तो वाइट हॉट, ऑल कलर्स आने लगेगा तो जो दिखने में वो वाइट लगने लगेगा। और टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, जैसे कि सन का 6000 केल्विन है, तो शिफ्ट हो रहा है रेड से वायलेट की तरफ, सन येलो कलर है। सो अगर हमारे पास 3 लुमिनियस बॉडी है, जो एक ब्लू दिख रहा है, एक येलो दिख रहा है और एक रेड दिख रहा है, तो कौन सबसे ज़्यादा हॉट होगा? ब्लू वाला सबसे ज़्यादा हॉट होगा, नेक्स्ट होगा येलो, नेक्स्ट वाला होगा रेड। रेड जो है लीस्ट हॉट बॉडी होगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सन का ही क्वेश्चन कर लेते हैं। सन का जो रेडिएशंस है, उस रेडिएशंस में जो वेवलेंथ जिसके साथ मैक्सिमम एमिसिव पावर है, वो है 4700 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आपको मालूम है 10⁻⁻10 मीटर। तो सन का टेम्परेचर कितना होगा? सन को हम ब्लैक बॉडी ले लेते हैं। सो लैम्डा m इंटू टी जो है 0.0029, सो टी हो जाएगा 0.0029 बाई 4700, एंगस्ट्रॉम है, इंटू 10⁻⁻10। तो ये जो है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 6125 केल्विन आता है। ये है सन का टेम्परेचर। सो नेक्स्ट लेते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। ये है रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया is directly proportional to 4th power of its absolute temperature. So rate of emission of radiant energy by a surface per unit area is directly proportional to 4th power of its absolute temperature. So ये dq by dt ये पर यूनिट एरिया, सो एरिया इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो ये जो है ब्लैक बॉडी के लिए है, किसी और बॉडी के लिए E टाइम्स हो जाएगा एमिसिविटी जैसे कि आपको मालूम है, एमिसिव पावर ऑफ ए सरफेस बाई एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। सो एमिसिव पावर ऑफ ए सरफेस क्या हो जाएगा? E इंटू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, सो E टाइम्स हो जाएगा। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है, जिसको हम सिग्मा डिनोट करते हैं, ये है स्टीफन्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या है? सिग्मा, इसका वैल्यू है 5.7 इंटू 10⁻⁻8। ये क्या है? एनर्जी पर सेकेंड, यानी कि पावर है।
पावर का यूनिट क्या है? वाट। एमिसिविटी डायमेंशनलेस है। एरिया मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर केल्विन 4। ASI यूनिट में ये वैल्यू है 5.7 इंटू 10⁻⁻8। सो ये स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। दो स्टार दिया गया है, इनका रेडियस का रेशियो R1/R2 जो है रेडियस रेशियो है 2:3, और वेवलेंथ जिसके साथ मैक्सिमम एमिसिव पावर है उनका रेशियो भी 2:3 है। और हमें रेशियो निकालने के लिए कहा गया, किसका रेशियो? दैट इज रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय फर्स्ट स्टार टू रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय सेकंड स्टार। ये रेशियो हमें निकालने के लिए कहा गया। तो पहले हम व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अप्लाई करते हैं। λ1 T1 इक्वल टू λ2 T2। सो यहाँ पर T1/T2 इक्वल टू λ2/λ1 यानी कि 3/2। उसके बाद स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ अप्लाई करते हैं, जो कि P इक्वल टू सिग्मा E a टू द पावर a इंटू T टू द पावर 4 है। सो P1/P2 दोनों को ब्लैक बॉडी ले लेते हैं, E कट जाएगा, सिग्मा कांस्टेंट है, कट जाएगा। सो A1 T1 4/A2 T2 4। सो A1 होता है 4πr1² 4πr2²। T1/T2 यानी कि 3/2, तो 3/2 टू द पावर 4, 4π कट गया, R1/R2 2/3 है, 2/3 टू द पावर स्क्वायर, 3/2 टू द पावर 4। सो कितना हो गया? 9/4 ये रेशियो। सो कोई भी सरफेस ले लीजिए, कोई भी टेम्परेचर ले लीजिए, ये एमिट कर रहा है। सो रेडिएशन एमिटेड, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ सरफेस टेम्परेचर। एट द सेम टाइम सरफेस के ऊपर जो एमिशन सराउंडिंग से आ रहा वो भी गिर रहा होगा, और सराउंडिंग का जो एमिशन है डिपेंड करेगा 4th पावर ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर। सो इस तरह नेट हीट गेन या लॉस, नेट हीट एक्सचेंज जो है, नेट हीट एक्सचेंज, इसको पावर ले लीजिए, ये जो है डिपेंड करेगा सराउंड बॉडी का टेम्परेचर, 4th पावर ऑफ बॉडी टेम्परेचर और 4th पावर ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर। बाकी ले लेते हैं सिग्मा ई एरिया। सो ये जो है आपका नेट एक्सचेंज ऑफ हीट। अगर बॉडी हायर टेम्परेचर में है सराउंडिंग से, इट मस्ट बी लूजिंग एनर्जी, और सराउंडिंग अगर हायर टेम्परेचर में है बॉडी से, तो बॉडी मस्ट बी गेनिंग। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। एक स्फीयर लेते हैं जिसका रेडियस r है, और इसका टेम्परेचर जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 है, सराउंडिंग का एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन है, और हमें क्वेश्चन ये पूछा गया कितने समय के बाद इसका टेम्परेचर T1 से लेकर T2 पहुंचेगा, कितने समय के बाद इसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा। सराउंडिंग टेम्परेचर मेंटेन किया गया 0 केल्विन। सो इस चेंज के दौरान एट एनी टाइम T, सपोज स्फीयर का टेम्परेचर जो है कैपिटल T, सो dq जो है mc d∅dt, ये सिग्मा E a ये T4 है। समय के साथ इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, सामने में माइनस दे दीजिए। सो इसको आगे बढ़ाते हैं। मास यानी कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी C d∅, चेंज इन टेम्परेचर। अगर सेंटीग्रेड में है तो चेंज इन टेम्परेचर जो हो, सेंटीग्रेड हो या केल्विन हो, एक ही बात होता है, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं dt। एरिया यानी कि 4πr² T टू द पावर 4, T टू द पावर 4। सो 4π कट जाएगा, r² भी कट जाएगा। सो टाइम को एक साइड ले लेते हैं, बाकी सब एक साइड ले लेते हैं। यहाँ पर रह गया हमारा
आर क्यूब था, एक आर कट गया, आर रो सी, और यहाँ 3 रह गया, इधर से आ जाएगा सिग्मा ई, और ये जो है T4, T⁴ नीचे आ गया। सो शुरू में जब टाइम 0 था, टेम्परेचर था T1, एट टाइम T टेम्परेचर हो गया T2, एक माइनस भी है, माइनस लिख देते हैं। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन टाइम हो गया, राइट साइड आर रो सी कांस्टेंट है, 3 सिग्मा ई T4, T⁴ सो T⁴ न्यूमरेटर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T⁴ न्यूमरेटर जाएगा तो T⁻⁻4 हो जाएगा। सो -4 का इंटीग्रेशन कितना होता है, -4 + 1 बाई -4 + 1, यानी T⁻³ बाई -3। सो माइनस एक माइनस और है यहाँ पर, प्लस हो जाएगा, ये 3 के जगह 9 हो जाएगा, और वो T³ हो जाएगा। सो T1 से लेकर T2। सो ये होगा टाइम, जिस टाइम में बॉडी का टेम्परेचर T1 से लेकर T2 चेंज हो जाएगा, प्रोवाइडेड सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। सो अर्थ के लिए सन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सन से हम हमेशा एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। सो एक टर्म हम यूज करते हैं सोलार कांस्टेंट, इसको मेजर करने के लिए। सोलार कांस्टेंट होता है क्या है, हीट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड बाय ए ब्लैक सरफेस kept at a mean distance of earth and sun, normal to the direction in which the rays are coming. So heat energy received per unit area per second at the mean distance between earth and sun by a black surface. So ये जो है in the absence of course atmosphere, सो इसका वैल्यू जो है 1400, अप्रॉक्सीमेटली 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर है। सो स्टीफन्स लॉ जो है, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ, नेट एक्सचेंज ऑफ हीट जो था, नेट एक्सचेंज ऑफ हीट जो है वो है सिग्मा ई ए T14 माइनस T24। तो इसको हम लिख सकते हैं T1² माइनस T2² बाई T1² प्लस T2², और आगे लिख सकते हैं सो इस तरह से लिख सकते हैं। अगर बॉडी का सरफेस का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कम है, से 20-30 केल्विन है, तो अप्रॉक्सीमेटली ये सब कांस्टेंट रहेगा। स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए इसको हम कांस्टेंट ले सकते हैं, लगभग ये दोनों को एक ले सकते हैं, हेंस कांस्टेंट ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट फॉर ए स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड द सराउंडिंग। ये है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। सो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट अगर बॉडी हायर टेम्परेचर में है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से के। तो ये जो आप फॉर्मूला जो कि आप अप्रॉक्सीमेट करके लाएं, ये यूज करने के लिए कंडीशंस क्या होना चाहिए। पहला कंडीशन हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं, दूसरा कंडीशन सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तीसरा कंडीशन है कि बॉडी का सरफेस का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कम होना चाहिए, ज़्यादा से 20, 30 या 40 केल्विन। उससे ज़्यादा अगर 100 केल्विन या 200 केल्विन है तो आप एग्जैक्ट लॉ यूज़ कीजिए। स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो dq बाई dt, सो mc d थीटा बाई dt, बिकॉज टाइम के साथ टेम्परेचर गिर रहा है, माइनस लिख लेते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर सपोज थीटा है, सराउंडिंग का कांस्टेंट है थीटा नॉट,
बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है θ1 से लेकर θ2 तक चेंज हो रहा है इन टाइम t। इसी समय बीच में कभी आप पिकअप कर लीजिए, बॉडी का टेम्परेचर थीटा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर θ0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, टाइम को एक साइड ले लेते हैं, टाइम को एक साइड लेते हैं, बाकी को एक साइड ले लेते हैं, mc d थीटा बाई के थीटा माइनस θ0, माइनस साइन है। इंटीग्रेशन का लिमिट्स लेते हैं। शुरू में जब टाइम 0 था टेम्परेचर θ1 है, टाइम t में टेम्परेचर θ2 है। सो t हो जाएगा mc बाई के, ये 1/θ फॉर्म में है, इंटीग्रेशन क्या होगा, ln होगा, माइनस इधर है, ln थीटा माइनस θ0। सो पहले अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log a माइनस log b, log a बाई b, सो log a बाई b। आपको मालूम है log a बाई b इज माइनस log b बाई a, सो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, mc बाई के, अब उल्टा हो गया log b बाई a। सो स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए बॉडी और सरफेस और सराउंडिंग के बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम है, सिर्फ रेडिएशन की बात कर रहे हैं, और सराउंडिंग टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, तो हम ये अप्रॉक्सीमेट जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है उसका अप्रॉक्सीमेशन यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। से बॉडी का टेम्परेचर जो है, सरफेस का टेम्परेचर जो है 60 डिग्री है, और 10 मिनट के बाद टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद, 50 से नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद टेम्परेचर क्या होगा, नेक्स्ट 10 मिनट्स के बाद। सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट दिया गया, सराउंडिंग टेम्परेचर से 30 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट, तो इसको यूज कर लेते हैं बिकॉज हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, और रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज कर सकते हैं। इसको यूज कर लेते हैं। पहले 10 है इक्वल टू mc बाई के लॉन, पहला टेम्परेचर 60 माइनस सराउंडिंग 30 बाई 50 माइनस सराउंडिंग, ये पहला वाला केस के लिए। दूसरा केस जहाँ टेम्परेचर 50 से थीटा जाता है, वो भी 10 मिनट्स में, सो mc बाई के लॉन 50 माइनस 30 और फाइनल थीटा माइनस 30। सो लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड भी सेम होगा। राइट साइड को इक्वेट करते हैं, राइट साइड को इक्वेट करते हैं, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सीधा आ जाएगा आपका 60 माइनस 30 बाई 50 माइनस 30 इक्वल टू 50 माइनस 30 बाई थीटा माइनस 30। जैसे ये 30, ये 20, ये 20, ये थीटा माइनस 30, सो 0 0 कट जाएगा, 3 थीटा माइनस 90 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 40, सो थीटा हो जाएगा 130 बाई 3, सो 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनली डिस्कस करते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ बताता है कि कोई भी अगर सरफेस है, उसका अगर एमिसिव पावर लेते हैं फॉर ए गिवन वेवलेंथ एट ए सर्टेन टेम्परेचर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर द सेम वेवलेंथ एट द सेम टेम्परेचर, ये जो है ये कांस्टेंट रहता है। एमिसिव पावर फॉर ए गिवन वेवलेंथ बाय एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर द सेम वेवलेंथ एट ए गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सो ये कांस्टेंट को हम अगर ब्लैक सरफेस से इक्वेट करते हैं, सो ब्लैक सरफेस का एमिसिव पावर और ब्लैक सरफेस एट द सेम टेम्परेचर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द ब्लैक सरफेस एट द सेम टेम्परेचर। लेकिन ब्लैक सरफेस का एब्जॉर्प्टिव पावर तो 1 होता है, तो ये इक्वल टू ई लैम्डा हो जाएगा। दैट इज एमिसिव पावर ऑफ ए सरफेस फॉर ए गिवन वेवलेंथ बाय एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए सरफेस फॉर द सेम वेवलेंथ एट एनी टेम्परेचर is equal to emissive power of black surface at the same temperature। इससे हमको मिलता क्या है,
इससे ये मिलता है कि ये अगर कांस्टेंट है यानी कि न्यूमरेटर ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर ज़्यादा है, यानी कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। अगर ब्लैक सरफेस सबसे अच्छा एब्जॉर्बर है, इसका मतलब ये भी हुआ कि ब्लैक सरफेस जो है सबसे अच्छा एमिटर भी है।